दिवाली से 10 दिन पहले मैंने अपनी प्यारी बेटी को सुनते हुए पाया, जो मेरे सामने सभी मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत करने, मुझे पागल घोषित करने और मेरे अपने घर से बाहर निकालने की योजना बना रही थी। खून का रिश्ता सबसे बुरा जख्म होता है। मैंने चुपचाप अपनी योजनाओं को बदला, उसकी चाल को अपनी चाल में बदल दिया। 40 नवंबर को उसने फोन किया, पापा आप कहाँ हैं? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, दराज में देखो। जो उसने वहां पाया, उसे देखकर वह चिल्लाई और उसका पूरा संसार बिखर गया। जब प्रतिशोध ठंडा होता है तो न्याय मीठा होता है। जारी रखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में बताएं कि आपके यहां अब क्या समय है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 40 मिनट पहले खत्म हो गई। मैंने 3:15 पर अपने घर के पास गाड़ी रोकी, 5 बजे के बजाय इंजन बंद किया और वहां कुछ पल बैठा रहा। नवंबर की गर्मी में जयपुर में पतझड़, तापमान 30 डिग्री से ऊपर, सूरज सब कुछ हल्का कर रहा था। मेरे घुटने यात्रा से दुख रहे थे। 68 साल की उम्र के अनुभव ने अपने निशान छोड़े हैं। मैंने अपनी चाबियां उठाईं और साइड दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जो लॉन्ड्री रूम में खुलता है, जो सामने के दरवाजे से ज्यादा चुप था। मेरी आदत से जूते उतार दिए। प्रिया को नफरत थी जब मैं घर में धूल लाता था। अब उसका घर, ऐसा लगता है, हालांकि मुझे ये अभी नहीं पता था। ऊपर से आवाजें आ रही थीं। मेरा ऑफिस। पहले प्रिया की हंसी, वह खास आवाज जो वह तब बनाती है जब वह खुद पर खुश होती है। फिर समीर की गहरी आवाज, शब्द जो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैं सीढ़ियों के नीचे रुका, हाथ रेलिंग पर रखा। ओक की लकड़ी मजबूत थी। मैंने इसे 15 साल पहले खुद से फिर से पॉलिश किया था। अब प्रिया की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। डॉक्टर फिलिप ने सब कुछ साइन कर दिया। रिपोर्ट पुष्टि करती है कि उसे प्रगतिशील डिमेंशिया है। दिवाली तक हमारे पास संरक्षकता सुनवाई की तारीख होगी। मेरी मुट्ठी लकड़ी पर कस गई। समीर की प्रतिक्रिया घर की चुप्पी में गूंजी। और घर का हस्तांतरण दस्तावेज, जब वह अयोग्य घोषित होगा तो तुम्हारे पास पूरी नियंत्रण होगी। 68 लाख। हम अंततः मेरे कर्ज चुका सकते हैं और नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यह महसूस हुआ, ठंडी लहर मेरे सीने के नीचे से होकर गुजरी। प्रिया, फिर से मौसम की चर्चा करते हुए, बूढ़े आदमी को कुछ शक नहीं। वह अभी भी सोचता है कि मैं उसकी समर्पित बेटी हूं। 2 हफ्ते और ये घर हमारा होगा। मैं जड़वत खड़ा रहा। एक इंजीनियर का मन जानकारी को व्यवस्थित रूप से संसाधित करने के लिए प्रशिक्षित होता है। लॉर्ड कैलकुलेशंस, स्ट्रेस पॉइंट्स, संरचनात्मक अखंडता। मेरा मस्तिष्क भी वही सिद्धांत लागू कर रहा था। वे मुझे सब कुछ छीनने की योजना बना रहे थे। वह घर जो मैंने अपनी दिवंगत पत्नी के साथ खरीदा था, वह स्वतंत्रता जिसे मैंने 2 सालों की विधवापन में बखूबी सुरक्षित रखा। मेरी गरिमा। ऊपर ऑफिस के फर्श पर कदमों की आवाज आई। मैं पीछे की ओर बढ़ा, चुपचाप हर कदम को मापा। लॉन्ड्री रूम से बाहर, साइड दरवाजे से गैरेज में। मैं अपनी कार में बैठ गया, दरवाजा बंद किया और स्टीयरिंग व्हील को घूरता रहा जब तक मेरी सांसें सामान्य नहीं हो गईं। 20 मिनट, शायद 1 घंटा हो सकता है। जब मैं अंततः अंदर गया तो वे रसोई में थे। प्रिया ने देखा, मुस्कुराते हुए। वह मुस्कान जिस पर मैंने 38 साल विश्वास किया था। पापा, डॉक्टर कैसे हैं? मैंने जवाब में एक मुस्कान बनाई। ठीक, बस एक रूटीन चेकअप। आज काम कैसा रहा बेटा? वह सब्जियां काटने की बोर्ड पर वापस मुड़ गई। ओह, वही पुरानी बोरिंग बीमा दावों की बात। अरे, तुम दिवाली यहां मनाने की योजना बना रही हो, है ना? मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और मेज पर बैठ गया। समीर ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों के पीछे कुछ चमक रहा था। शक, अपराध बोध। मैंने धीरे धीरे चबाया, दोनों को देखकर खुद को निगलने के लिए मजबूर करते हुए। उस रात मैंने इंतजार किया। उनके बेडरूम का दरवाजा 10:30 पर बंद हुआ। मैंने घर की आवाजें सुनी, ज़नाकोमी आवाजों और सरसराहटें जो मुझे गहराई से पता थीं। आधी रात को मैंने काले कपड़े पहने, जो मेरे नौसेना के दिनों की आदत थी, और रसोई की तरफ बाहर के कूड़ेदानों की ओर बढ़ा। 3 बैग। मैंने हर एक को व्यवस्थित रूप से खोला। कॉफी के चूर्ण, सब्जियों के छिलके,
जंक मेल, फिर रिसाइकलिंग बिन में पिज्जा के डिब्बों के बीच कागजात, कानूनी कागजात। मैंने उन्हें अपने छोटे टॉर्च के नीचे समतल किया। मेरे हाथ कांपते रहे। आपातकालीन संरक्षकता और वसीयत के लिए याचिका, रघु शर्मा के मामले में एक कथित अयोग्य व्यक्ति। मैं ठंडी गैरेज की फर्श पर बैठा इस चीज को पकड़े हुए अपनी बेटी के हाथ की लिखाई को मार्जिन में पढ़ता रहा। एक वाक्य लाल स्याही में गोला बनाया गया था। विषय महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गिरावट प्रदर्शित करता है और स्वयं के लिए खतरा उत्पन्न करता है। झूठ, चिकित्सकीय रूप से गणना किए गए झूठ। मुझे नहीं पता मैं वहां कब तक बैठा रहा। इतना लंबा कि मेरे पैर सुन्न हो गए, इतना लंबा कि क्रोध कुछ ठंडा, तेज और उपयोगी में बदल गया। सुबह 2 बजे मैं खड़ा हुआ, दस्तावेज को सावधानी से मोड़कर अपनी जैकेट की जेब में रखा। कल मुझे उत्तर चाहिए, कल मुझे एक योजना चाहिए। मैं घर की ओर बढ़ा, दरवाजे पर रुककर अपनी कार की ओर देखा। दिवाली तक 8 दिन जब वे मुझे नष्ट करने की योजना बना रहे थे। मेरी जौ कसी हुई थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सुबह की रोशनी बेडरूम की ब्लाइंड से छनकर आई, सब कुछ ग्रे सुनहरे रंग में बदलते हुए। मैंने सोया नहीं था, सो नहीं सकता था। संरक्षकता की याचिका मेरे छोटे डेस्क पर अपराध स्थल की तरह फैली हुई थी, जिसे मैं समझता था। मेरे इंजीनियर का दिमाग सारी रात काम कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, गणना कर रहा था, समाधान बना रहा था, जैसे मैंने कभी पुल और कार्यालय के कॉम्प्लेक्स बनाए थे। मैंने एक नया नोटबुक निकाला, सूचियां लिखना शुरू किया। संपत्तियां, कमजोरियां, समय सीमा। घर, मेरा घर, जिसकी कीमत 68 लाख थी। प्रिया और समीर यहां 2 साल से बिना किराए के रह रहे थे। मैंने स्वचालित रूप से गणना की। 2000 मासिक बाजार किराया गुणा 24 महीने बराबर 88,000 रुपये जो मुझे चाहिए थे। लेकिन वे भुगतान करने की योजना नहीं बना रहे थे। वे सब कुछ छीनने का इरादा रखते थे। मेरे अलमारी में सुरक्षित रखा सामान ही असली हथियार था। मैंने संयोजन खोला। एम्मा का जन्मदिन 3 साल बाद भी याद था। और दस्तावेज निकाले, घर की संपत्ति का प्रमाण जो केवल मेरे नाम पर था, बैंक स्टेटमेंट, वसीयत। सब कुछ प्रिया और समीर ने शायद पहले ही अपनी 2 साल की बिना रोक टोक वाली पहुंच के दौरान कॉपी कर लिया था। उनके पास तैयारी का समय था, यह स्पष्ट था। मैंने सब कुछ बिछा दिया, अभिभावक की याचिका के साथ मिलान करते हुए। उनके पास डॉ शर्मा से प्राप्त चिकित्सा रिकॉर्ड थे। शायद गवाहों के बयान तैयार थे, कानूनी दस्तावेज पहले से तैयार थे। यह तात्कालिक नहीं था, यह सोचा समझा, विधिवत, लगभग पेशेवर था। मेरी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि सक्रिय हो गई। हर समस्या का एक समाधान होता है, हर संरचना में कमजोर बिंदु होते हैं। अगर वे घर चाहते थे तो मैं घर को समीकरण से हटा दूंगा। सरल। अभिभावक सुनवाई होने से पहले इसे बेचना। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, राजस्थान के अभिभावक प्रक्रिया की समय रेखा खोजी। परिणाम धीरे धीरे लोड हुए। ग्रामीण इंटरनेट, यहां तक कि जयपुर में भी। आमतौर पर फाइलिंग के बाद 2 से 3 सप्ताह उन्होंने दिवाली को अपने लक्ष्य तिथि के रूप में उल्लेखित किया। इससे मुझे अधिकतम 8 दिन मिले, शायद कम, अगर उन्होंने पहले ही फाइल कर दी हो और मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली हो। 2 साल, मैंने खुद से कहा। 2 साल मैंने उन्हें एक घर दिया और उनका यह जवाब है। मैंने याचिका की ओर देखा। ठीक है, वे कानूनी खेल खेलना चाहते हैं। मैंने 40 साल तक संरचनाएं बनाई हैं। मुझे नींव के बारे में पता है और उन्हें कैसे ध्वस्त करना है। सुबह 8 बजे मैंने अपना पहला फोन किया। फीनिक्स में नोटरी पब्लिक कार्यालय। जो महिला फोन उठाई वह युवा और कुशल लग रही थी। मैंने संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि करने और अपनी बिक्री के अधिकारों की समीक्षा करने के लिए आपातकालीन नियुक्ति मांगी। उसके पास 10:30 पर एक समय था। मैंने अपने फोन से अभिभावक की याचिका के हर पृष्ठ की फोटो ली, उन्हें एक एन्क्रिप्टेड क्लाउड फोल्डर में अपलोड किया, जिसे एम्मा ने सालों पहले सेटअप करने में मेरी मदद की थी। फिर मैंने मूल दस्तावेज को ठीक उसी तरह कुचल दिया जैसे मैंने पाया था और उसे रिसाइकलिंग बिन में वापस रख दिया। उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि मैंने उनके योजना का पता लगा लिया है। यह महत्वपूर्ण था। अपनी नोटबुक पर
मैंने एक समय रेखा बनाई। आज 18 नवंबर से दिवाली 27 नवंबर तक 9 दिन। मैंने सुरक्षा मार्जिन के लिए एक घटाया। एक घर बेचने के लिए 8 दिन, पागलपन, शायद असंभव, लेकिन मैं पहले भी असंभव कर चुका था। राजस्थान की संपत्ति, कानून मेरी स्क्रीन पर लोड हो गया। मैंने धाराओं को पढ़ा। कानूनी भाषा मैंने वर्षों से निर्माण अनुबंधों से सीखी थी। वहां धारा 33, 21, संपत्ति का मालिक अदालत द्वारा अयोग्यता घोषित होने तक पूरी बिक्री के अधिकार बनाए रखता है। अभिभावक की याचिका एक अदालत का आदेश नहीं थी, यह सिर्फ एक याचिका थी। मैं अभी भी कानूनी रूप से नियंत्रण में था। खैर, प्रिया और समीर सुबह 9 बजे मेहमान कक्ष से बाहर आए। मैंने कॉफी बनाई थी, खुद को रसोई की मेज पर अखबार के साथ बैठाया। एक सामान्य दिन की तस्वीर। पापा, आप ठीक हैं? आप थके हुए लग रहे हैं। मैंने प्रिया की तरफ देखा, अपने चेहरे पर थकान दिखाते हुए। कल डॉक्टर के पास गया था, थका दिया। कुछ गंभीर नहीं। आज तुम्हारे पास कोई योजना है? समीर ने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या आप ठीक हैं? आप अलग लग रहे हैं। मैंने एक सपाट मुस्कान बनाई। बस दिवाली के बारे में सोच रहा था। बड़ा पारिवारिक भोजन, यादगार होना चाहिए। वे नॉर्थ ईस्ट पर काम के लिए चले गए। समीर की गाड़ी गली में गूंजती हुई चली गई। मैंने खिड़की से देखा जब तक वे मोड़ नहीं गए। फिर मैंने अपने दस्तावेज उठाए और फीनिक्स की ओर बढ़ा। नोटरी कार्यालय एक स्ट्रिप मॉल में था, एक नाखून सैलून और एक कर तैयारी सेवा के बीच। रिबेका पियर्स ने मुझे एक छोटे सम्मेलन कक्ष में मिला, ग्रे सूट में पेशेवर, शायद 50। उसने मेरे संपत्ति प्रमाण को ध्यान से देखा। श्री शर्मा, यह प्रमाण केवल आपके नाम पर है। आपके पास बिक्री का पूरा अधिकार है। लेकिन इतनी जल्दी का समय? उसने मुझसे पूछा। क्या मैं जान सकती हूं कि इतनी जल्दी क्यों? मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। मान लीजिए, मैंने सीखा है कि मेरी जीवन स्थिति बदलने वाली है। मैं उस बदलाव को नियंत्रित करना चाहता हूं। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, चिंतित दिखने लगी। अगर कोई आपको दबाव डाल रहा है, कोई मुझे दबाव नहीं डाल रहा है। मेरी आवाज अनजाने में दृढ़ निकली। मैं एक विकल्प बना रहा हूं। क्या आप किसी रियल एस्टेट वकील की सिफारिश कर सकती हैं जो तेज और चुपचाप काम करता हो? उसने मुझे एक लंबे पल के लिए देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। अपने डेस्क दराज से एक बिजनेस कार्ड निकाला। मार्क जेनकिंस, जयपुर में तेज और गोपनीय बिक्री के लिए सबसे अच्छा रियल्टर। उसे बताना कि मैंने आपको भेजा है। मैंने कार्ड लिया, अपनी उंगलियों के बीच उसका वजन महसूस किया। उभरी हुई अक्षर, गुणवत्ता। अपने कार में वापस मैंने पार्किंग में बैठकर फोन अपने हाथ में लिया। 8 दिन। मैंने नंबर डायल किया। 1 रिंग, 2 रिंग। जेनकिंस रियल्टी, ये मार्क है। मैंने एक सांस ली। श्री जेनकिंस, मुझे अपना घर बेचना है और मुझे इसे दिवाली से पहले पूरा करना है। एक ठहराव। यह 9 दिन दूर है। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे पता है। क्या आप कर सकते हैं या नहीं? मार्क की आवाज अभी भी मेरे सिर में गूंज रही थी। अगर कीमत सही हो तो मैं कल 3 गंभीर खरीदारों को ढूंढ सकता हूं। कल? यह शब्द संभावनाओं की तरह लगा। मैंने रेबेका पियर्स के कार्यालय भवन के बाहर पार्किंग में बैठकर उसके द्वारा दिए गए बिजनेस कार्ड को घूरते हुए बिताया। राज्य के वकील, उसकी नोट में लिखा था, कोई जो तत्परता समझता है। डैशबोर्ड घड़ी ने 3:40 दिखाया। प्रिया और समीर 2 घंटे में घर नहीं आएंगे। काफी समय है। कार्यालय छोटा था, एक परिवर्तित ब्राउनस्टोन की दूसरी मंजिल। रेबेका ने मुझसे सम्मेलन कक्ष में मिला। उम्र में मुझसे छोटी थी। मैंने उम्मीद की थी, शायद 40। बिना फ्रेम के चश्मे के पीछे तेज नजरें। मैंने उसकी मेज पर वसीयत के दस्तावेज फैला दिए। उसने चुपचाप पढ़ा। हर पृष्ठ के साथ उसका चेहरा गहरा होता गया। आखिरकार उसने ऊपर देखा। रघु जी, इस दस्तावेज में कहा गया है कि आपको गंभीर मानसिक बीमारी है। रात में भटकना, खाना भूल जाना। यह डॉ शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है। क्या आपने कभी इस डॉक्टर से मिलना चाहा? कभी नहीं मिला। शब्द मेरे मुंह से अकारण कठोरता से निकले। लेकिन उसने कहा है कि मैं अयोग्य हूं। यह कैसे वैध है? यह वैध नहीं है, यह धोखाधड़ी है। उसने याचिका पर उंगली रखी। लेकिन इसे साबित करने में समय लगेगा और आपको जो समय चाहिए वे आपको नहीं देंगे। मैंने झुककर पूछा, मेरा अगला कदम क्या है?
कानूनी कदम, प्रिया ने बिना हिचकिचाहट कहा। आज सब कुछ बेच दें, कल तक नकद संपत्ति में परिवर्तित करें, उनके हाथों से घर को गायब कर दें। यह आपका है, आपके पास हर अधिकार है। उसने प्रत्येक पृष्ठ का फोटो खींचा, अपनी फाइल बनाते हुए। उसने पूर्ण गोपनीयता का वादा किया। फिर उसने मुझे कुछ साइन करने के लिए कहा। इसे उसने सीमित शक्ति का वकील कहा। यह एक एहतियात थी। यदि प्रिया जल्दी मुझसे आगे बढ़ी, यदि मैं अनुपलब्ध हो गया, यह शब्द हमारे बीच हवा में लटका रहा। मेरे पास कितना समय है? मैंने पूछा। उसने अपने लैपटॉप पर अदालत के फाइलिंग रिकॉर्ड खींचे, हाल की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्क्रॉल किया। अभी तक अदालत में कोई याचिका दायर नहीं की गई है। वे शायद दिवाली के बाद आपको चौंकाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसने मुझे स्क्रीन के ऊपर से देखा। इससे आपको शायद 10 दिन मिलते हैं। 10 दिन, 2 हफ्ते से कम, एक जीवन को नष्ट करने के लिए। मैंने प्रिया के कार्यालय से मार्क जेनकिंस को फोन किया, स्पीकर पर लगा दिया। रघु जी, उसकी आवाज छोटे कमरे में गूंज उठी। अच्छा समय है। मुझे पहले से ही कैलिफोर्निया से एक रुचि रखने वाला निवेशक मिला है। नकद खरीदार जल्दी सौदा चाहता है। वह पूरा मूल्य देगा, 68 लाख के लिए तेजी। क्या आप तैयार हो सकते हैं? प्रिया ने मेरी ओर सिर हिलाया। आपके पास है, मैंने कहा। कागजात भेजें, मैं आज साइन कर दूंगा। आपकी बेटी आपके साथ रहती है ना? क्या उसे साइन करना है? कागज पर एक ही नाम है, मेरा। वह कुछ नहीं साइन करेगी। फोन के बाद प्रिया ने मुझे एक फोल्डर दिया। जो कुछ भी आपको चाहिए, बिक्री की अनुमति, नए खाता नंबर, मेरी सीधी लाइन, इसे छिपा कर रखें। मैंने इसे लिया, इसका वजन महसूस किया। यह सिर्फ कागज नहीं था, यह शक्ति थी, मेरी शक्ति। 2 वर्षों से मैं उनके कहानी में एक भ्रमित बूढ़ा आदमी था। अब मैं अंत को फिर से लिख रहा था। मेरा अगला कदम एक बैंक में जाना था जिसे मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, जो जयपुर से कुछ दूरी पर था। प्रबंधक ने एक नया चेकिंग खाता खोला, बिक्री की राशि को वायर्ड ट्रांसफर के लिए व्यवस्था की। मैंने सुनिश्चित किया कि प्रिया का नाम कहीं नहीं था। जब मैं 5:15 बजे अपने घर के सामने खड़ा हुआ, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने अपने नियमित स्थान पर गाड़ी पार्क की, सामने के दरवाजे से अंदर गया। मैं घर आ गया हूं, हमेशा की तरह बोला, और अपनी चाबियां उसी हुक पर लटका दी। प्रिया रसोई से आई। पापा, आप आज दोपहर कहाँ थे? मैंने कॉल किया था, मैंने इसे अभ्यास किया था। फोन खत्म हो गया। मैं लाइब्रेरी में था, फिर सोचते सोचते घूम रहा था दिवाली के मेनू के बारे में। क्या आप यहां टर्की बनाना चाहते हैं? उसके कंधे डीले हो गए। बिल्कुल। मैंने हेंडरसन परिवार, मोरालेस परिवार, शायद कुल 10 लोगों को बुलाया है। क्या आपको बुरा लगता है? यह घर भीड़ को पसंद करता है। आपकी मां हमेशा यही कहती थी। मैंने एक पल रुके, यादों को हमारे बीच बैठने दिया। आओ, इसे एक सच्चे उत्सव में बदलें। उसने मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर मुझे गले लगाया। यह होगा पापा, सच में होगा। मैंने उसकी आंखों में झूठ देखा, कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा, दीवार के पार उनके मफल आवाजें सुन रहा था। योजना बनाते हुए, हमेशा योजना बनाते हुए। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मार्क जेनकिंस का टेक्स्ट। कल सुबह 10-8 बजे निरीक्षण निर्धारित है। खरीदार का वकील अनुबंध तैयार कर रहा है। आपको दोपहर तक साइन करने के लिए उपलब्ध होना होगा। मैंने उत्तर टाइप किया। मैं वहां रहूंगा। संदेश को डिलीट किया, पूरी टेक्स्ट थ्रेड को डिलीट किया। छत की ओर देखा। कल घर बाजार में जाएगा। कल उनकी पूरी योजना ध्वस्त होगी, लेकिन वे नहीं जान पाएंगे। अभी नहीं। हॉलवे में कदमों की आवाज। प्रिया मेरे दरवाजे के पास से गुजर रही थी, शायद यह देखने के लिए कि क्या मेरी बत्ती बंद थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, नियमित रूप से सांस ली। कदम बाहर रुके, फिर आगे बढ़ गए। मेरी आंखें अंधकार में खुल गईं। मेरा घर। शांति बनाए रखो, हमेशा। दोपहर तक मैं समीर के ऑफिस में बैठा अंतिम दस्तावेजों पर साइन कर रहा था। खरीद समझौता, खुलासा फॉर्म, संपत्ति हस्तांतरण, अधिकृतकरण। बंद होने की तारीख 25 नवंबर, दिवाली से 1 दिन पहले। मेरे नए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर। समीर ने अपने डेस्क पर मुझसे देखा। क्या तुम इस समय पर पूरी तरह से सुनिश्चित हो? पूरी तरह से।
हर सिग्नेचर जेनिफर की योजना के खिलाफ एक प्रहार महसूस होता था। बैंक में मैनेजर ने मेरे पैसे ट्रांसफर के विवरण को प्रोसेस किया, मुझे एक सुरक्षित जमा बॉक्स खोलने में मदद की। मैंने अपने आपातकालीन पैसे पुराने बॉक्स से निकालकर नए में डाल दिए। मैंने कुछ ऐसा भी जमा किया जो मैंने पिछले रात बनाया था। एक नकली वसीयत, पुरानी टाइपराइटर पर टाइप की गई, कॉफी के दाग लगे कागज, जानबूझकर ऐसे हस्ताक्षर किए जो मैंने बार बार किए थे जब तक कि वे असली न लगें। मैं अपनी सारी संपत्ति, जिसमें घर और सभी संपत्तियां शामिल हैं, अपनी प्यारी बेटी प्रिया को छोड़ता हूं। 3 साल पहले की तारीख मेरे घर के सुरक्षित बॉक्स में रखा, जहां उसे यह आसानी से मिल जाएगा। उसे सोचने दो कि वह पहले ही जीत गई है। यह काफी बड़ा ट्रांसफर है, मैनेजर ने कहा। फिर इसके बाद 40,000। क्या तुम इसे चेकिंग में सभी चाहते हो? हमारे पास निवेश के विकल्प हैं। चेकिंग? मुझे तुरंत पहुंच चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। और मुझे यह खाता अपने पिछले खातों से पूरी तरह अलग चाहिए। नए स्टेटमेंट एक पीओ बॉक्स पर, मेरे घर के पते पर नहीं। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, बिना सवाल किए। मैंने अपनी गाड़ी से 2 बजे अपने घर के पास से गुजरा। निरीक्षक की गाड़ी ड्राइववे में खड़ी थी, समीर की गाड़ी उसके पास थी। मैंने सड़क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया, फिर इंतजार करते हुए पार्क किया। वे 2:30 बजे निकले। मैंने 15 मिनट और इंतजार किया, फिर घर की ओर बढ़ा। प्रिया मेरे अध्ययन में थी जब मैं अंदर गया। वह मेरे डेस्क के दराजों में झांक रही थी। जब उसने मुझे सुना तो कूद पड़ी। ओह पापा। मुझे नहीं पता था आप कब आए। मैं बस। उसने डेस्क की ओर इशारा किया। ये दिवाली के निमंत्रण स्टैंप की जरूरत है और मैंने सोचा कि आप इन्हें यहां रखते हैं। मैंने देखा कि कागज थोड़े हिले। फाइलिंग कैबिनेट, एक जार। स्टैंप? नहीं बेटा, मैं उन्हें रसोई में रखता हूं, तीसरे दराज में, हमेशा से। क्या तुम्हें याद नहीं? सही, बिल्कुल, बहुत जल्दी, बस भूल गई थी। मैं वहां देख लूंगी। मैंने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम कुछ और ढूंढ रही थी? तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। नकली हंसी। नहीं, बस व्यस्त हूं। योजना बनाने के लिए बहुत कुछ है। अरे, क्या तुम 10 मेहमानों के लिए ठीक हो? शायद 12। कितने चाहोगी प्यारी? मैंने अपनी आवाज को नरम रखा। यह तुम्हारा उत्सव भी है। वह जल्दी से बाहर चली गई। मैंने उसे रसोई में देखा, जहां वह दिखावे के लिए दराजों को हिला रही थी। समीर शाम 6 बजे घर आया। उसने मुझे लिविंग रूम में अखबार पढ़ते हुए पाया। रघु, तुम पूरे दिन कहां थे? प्रिया ने कहा कि तुम घंटों से बाहर थे, बैंकों में टॉम ब्रैडली के साथ लंच। तुम्हें याद है टॉम, मेरे इंजीनियरिंग के दिनों से हम पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक पन्ना आराम से पलटा। बोरिंग चीजें। टॉम ब्रैडली, है ना? मैंने उसे नाम को फाइल करते देखा। शायद चेक करने की योजना बना रहा था। टॉम असली था। अब रिटायर, टक्सन में रहता है। हमने साथ में 30 साल पहले काम किया था। झूठ में इतना सच था कि वह टिक सकता था। जब वे बिस्तर पर गए, मैं अपने सुरक्षित बॉक्स में गया, अपनी असली वसीयत निकाली। सब कुछ चैरिटी के नाम, जैसे कि मैंने और एमिली ने योजना बनाई थी, उसे नकली के साथ बदल दिया। उसे उस जगह रखा जहां प्रिया तुरंत देख सके अगर वह फिर से खोजे, जो वह करेगी। उस रात मैंने दीवार के पार उसकी आवाज सुनी। फोन पर शब्द शांति से भरे घर में गूंज रहे थे। उसने सुरक्षित में उसकी वसीयत पाई। सब कुछ मुझे मिल रहा है, जैसे मां ने वादा किया था। घर, खाते, सब कुछ। रुको, हंसी। नहीं, वो क्लूलेस है। अभी भी टर्की के मेन्यू की योजना बना रहा है। मैं हॉलवे में खड़ा सुनता रहा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। समीर का टेक्स्ट। बंद होना कंफर्म। बुधवार को 2 बजे। खरीदार के फंड पहले से एस्क्रो में हैं। यह हो रहा है। बुधवार को 2 बजे। घर किसी और का हो जाएगा। बुधवार को प्रिया की योजना मर गई। लेकिन आज रात वह अपनी अनिवार्य जीत का जश्न मना रही थी। मैंने जवाब में लिखा, बुधवार को मिलते हैं। उसे डिलीट किया, अपने कमरे की ओर बढ़ा, प्रिया के दरवाजे के पास से गुजरा। उसकी आवाज फिर से। शुक्रवार तक हम उसे अयोग्य घोषित कर देंगे, वकील ने कहा। यह एक औपचारिकता है।
मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर कस गया। शुक्रवार। वे सोच से तेजी से बढ़ रहे थे। मैंने अपने कमरे में कदम रखा, धीरे से दरवाजा बंद किया। कल रविवार था। सोमवार दिवाली की तैयारी। मंगलवार अंतिम मिनट के विवरण। बुधवार। बुधवार ने सब कुछ बदल दिया। मैंने लाइट नहीं जलाए। पूर्व प्रभात की अंधेरे में एक भूत की तरह चल रहा था, जो अब मेरा घर नहीं था। मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास 2 सूटकेस खड़े थे। कपड़े, दस्तावेज, एमिली की तस्वीरें, एक ऐसे आदमी की आवश्यकताएं जिसने हल्का यात्रा करना सीखा था। बंद होना बुधवार को हुआ। ट्रांसफर ने मेरे खाते में गुरुवार की सुबह 6,46,000 डाल दिए। साफ, अंतिम, अपरिवर्तनीय। अब सबसे कठिन हिस्सा आया, चलना। मैंने अपनी घड़ी देखी। 5:37 आई। प्रिया और समीर 1 घंटे तक नहीं जागेंगे। समय काफी था। सूटकेस उम्मीद से हल्के थे जब मैंने उन्हें नीचे ले जाने के लिए उठाया। मैंने नीचे रुककर घर के चारों ओर सुनने की कोशिश की। हर खड़खड़ फेमिलियर थी। इन दीवारों में 40 साल की यादें, रेलिंग जिसे एमिली ने बदलने की इच्छा जताई थी, हार्डवुड फर्श जिन्हें हमने साथ में फिर से बनाया था, वह रसोई जहां प्रिया ने अपने पहले कदम उठाए थे। मैंने यादों को फाइल किया। चलते रहे। मेरा अध्ययन अंधेरे में था। मैंने डेस्क के दराज को खोला जिसे प्रिया ने इस सप्ताह 2 बार खोजा था, और एक लिफाफा अंदर रखा। उस पर लिखा था, प्रिया, इसे पढ़ो। अंदर एक नोट था जो मैंने 1 घंटा पहले दियों की रोशनी में लिखा था। तुम दस्तावेज चाहती थीं, यहां केवल एक ही है जो मायने रखता है। खरीद समझौता, 24 नवंबर 2024। मेरा घर अब मेरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारा भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दिवाली की योजनाएं ठीक उसी तरह सफल होंगी जैसे तुमने उन्हें बनाया था। पिता, जिसे तुम पागल घोषित करना चाहती थी। मैंने बिक्री अनुबंध की एक प्रति संलग्न की है, दिनांकित, हस्ताक्षरित और नोटरीकृत। लिफाफा सील करने से पहले मैंने अपने फोन से सब कुछ फोटो खींचा। बीमा, सबूत, इस क्षण में मेरे मानसिक स्थिति का प्रमाण। शांत, तार्किक, जानबूझकर। मैंने शाम 6:15 पर सूटकेस को अपनी गाड़ी में रखा, इंजन चालू किया, उसे गर्म होने दिया और एक अंतिम बार मेरे घर की ओर देखा। अंधेरी खिड़कियां, चुप दीवारें और वह पोर्च की रोशनी जिसे प्रिया ने कल रात बंद करना भूल गई थी। मैंने ड्राइववे से बाहर निकलते समय पीछे नहीं देखा। जब मैं जयपुर के शहर में पहुंचा तब सूर्य अभी भी सो रहा था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने सुबह 7 पर किसी को चेक इन करते देख आश्चर्य प्रकट किया। यह असामान्य है, उसने कहा, सुबह की जल्दी में भी खुश रहते हुए। परिवार की बैठक बाद में है, मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ऐसा ही। हालांकि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, यही तो बात है। वह उलझन में दिखी, लेकिन उसने अपनी पेशेवरता बनाए रखी। खैर, आपका प्रवास सुखद हो श्री शर्मा। आप यहां कितने दिन रहेंगे? जब तक जरूरत हो, मैंने कहा। मैंने 3 रातों का नकद भुगतान किया। कमरा साधारण था। डेस्क, कुर्सी, बिस्तर और शहर का दृश्य देखने वाली खिड़की। मैंने व्यवस्थित रूप से सामान निकाला, कपड़े अलमारी में टांग दिए, दवाइयां बाथरूम की मेज पर सजाई, फोन चार्जर प्लग किया, डेस्क पर एक अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित किया, रेबेका का नंबर स्पीड डायल पर रखा, बैंक स्टेटमेंट को फोल्डर में रखा और अगले कदमों की सूची बनाई। सुबह 9 बजे मैंने रेबेका पियर्स को फोन किया। यह हो गया। मैं बाहर हूं। डेस्क में नोट्स हैं। वह उन्हें तब पाएगी जब मेहमान आने लगेंगे और पूछेंगे कि मैं कहां हूं। रघु, क्या तुम सुरक्षित हो? उसकी आवाज में चिंता थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं ठीक हूं, ठीक से बेहतर। मैंने जयपुर के स्काईलाइन की ओर देखा। 2 साल में पहली बार मैं अपने जीवन पर नियंत्रण में हूं। सुबह धीरे धीरे गुजरी। मैं खिड़की के पास बैठा दिवाली के ट्रैफिक को देख रहा था। परिवार डिनर के लिए जा रहे थे। लोग पाई और कैसरोल के बर्तन लेकर चल रहे थे। सामान्य त्योहारी रिदम। दोपहर 12 बजे मैंने अपने फोन की ओर देखा, जानते हुए कि क्या आने वाला है। कॉल, खोज, विस्फोट। एक हिस्सा चाहता था कि इसे बंद कर दूं, पूरी तरह से गायब हो जाऊं। लेकिन नहीं, मुझे यह सुनना था। उसे यह सुनना था कि उसने जो कुछ भी योजना बनाई थी वह सब गायब हो गया है। मेरी अंगुली पावर बटन पर झूल रही थी, फिर वापस खींच ली। इसे बजने दो, उसे घबराने दो।
उसे समझने दो कि विश्वासघात का अनुभव कैसा होता है। दोपहर 2-3 बजे फोन जल उठा। प्रिया मोबाइल। मैंने 4 बार बजने दिया, फिर उठाया। पापा, आप कहाँ हैं? झूठी मिठास की लहर उसकी आवाज में थी। मेहमान आ गए हैं। हैंडरसन यहां आ चुके हैं। सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूं जहां मुझे होना चाहिए। प्रिया, तुमसे दूर। उसकी आवाज ऊंची हुई, घबराहट क्रीपिंग इन। क्या? पापा, ये मजाक नहीं है। तुमने वादा किया था कि तुम यहां रहोगे। हमारे पास टर्की है। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मेरे डेस्क के दराज में जांच करो, टॉप राइट। वहां तुम्हारे नाम का एक लिफाफा है, इसे पढ़ो। तब तुम समझोगी कि चीजें कहां खड़ी हैं। डेस्क दराज? तुम क्या कर रहे हो? पीछे की आवाज है। समीर सवाल पूछ रहा था। मेहमान मुरमुरिंग। मैंने फोन को अपने कान से दूर रखा, उसकी कदमों को सुनते हुए। वह चल रही थी। मैं उसकी सांसों की रिदम से समझ गया। पीछे की आवाज बदल रही थी, लकड़ी पर कदम। मेरा अध्ययन, मैंने उसकी कल्पना की। उसकी हाथ दराज तक पहुंचते हुए, उसे खोलते हुए, कागजों की सरसराहट। उसने लिफाफा पा लिया। पापा, यहां कुछ है मेरे नाम के साथ। ये क्या है? उसकी आवाज अब अनिश्चित थी। झूठी मिठास टूट रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की। इसे खोलो प्रिया, हर शब्द पढ़ो। चुप्पी। कागज फटने की आवाज। फिर कुछ नहीं। 5 सेकंड, 10। मैंने गिनती की। 15 सेकंड पर मैंने उसकी सांस रुकते सुनी। 20 पर एक आवाज जो शायद एक सांस या सौब हो सकती थी। 25 पर उसकी आवाज वापस आई, मुश्किल से एक फुसफुसाहट। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर तेज तीव्र। समीर, समीर, यहां आओ अब। मैंने फोन को अपने कान से हटा लिया। दूर से भी मैंने उसकी चीख सुनी। मैंने फोन को अपने कान से दूर रखा। दूर से भी प्रिया की आवाज स्पीकर से फट गई। 24 नवंबर, उसने इसे भेज दिया। 24 नवंबर। जबकि हम। उसकी बातें असंगत ध्वनियों में बदल गईं। मैंने फोन वापस लाया, अराजकता में शांत स्वर में कहा। प्रिया, मैं पृष्ठभूमि में मेहमानों को सुन सकता हूं। तुम शायद इस बातचीत को निजी करना चाहोगी। उसकी सांसें बेतरतीब, डेस्परेट। तुम ये नहीं कर सकते। तुम बस। फिर समीर की तेज आवाज। मुझे फोन दो प्रिया, इसे दो। फंबलिंग साउंड्स। समीर ने लाइन पर आकर कहा। रघु, आक्रामक स्वर में, लगभग चिल्लाते हुए। तुमने क्या किया? प्रिया कुछ बिक्री के बारे में बात कर रही है। यह पागलपन है। मैंने फोन स्पीकर पर रखा, अपने आईपैड को नजदीक रखा, वॉइस मेमो रिकॉर्डिंग चालू की, सब कुछ कैद करते हुए। जो मैंने किया वह था अपने संपत्तियों को चोरों से बचाना। घर बुधवार को बेचा गया, एस्क्रो बंद हुआ, पैसे मेरे खाते में हैं। ये खत्म हो गया। खत्म हो गया? तुम सोचते हो कि तुम बस। मैं कर सकता हूं। मैंने किया। और समीर, मैं इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए अपने अगले शब्दों को ध्यान से चुनो। एक ठहराव, फिर मुश्किल से नियंत्रित गुस्सा। तुम्हें चुराया गया। कोई तुमसे फायदा उठाकर चला गया। हम साबित कर सकते हैं कि तुम सही मानसिक स्थिति में नहीं थे। मैंने लगभग हां से। कड़वा स्वर। वास्तव में? क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग डॉक्टरों से मानसिक मूल्यांकन है जो पूर्ण मानसिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। पिछले हफ्ते की तारीख वाले। तुम्हारे पास इसके विपरीत कहने वाले कितने डॉक्टर हैं? ओह, सही, 1। मेरे घर में? रघु शर्मा ने अपने मन में चल रहे तूफान को समेटते हुए सोचा कि यह सब कैसे हुआ। डॉक्टर फर्नांडीज, क्या वही थे? अब तुम कहां हो? हमें यह आमने सामने मर्द की तरह निबटाना होगा। मर्द की तरह? क्या तुम उस मर्द की बात कर रहे हो जिसने मुझे पागल घोषित करने की योजना बनाई थी, या उस मर्द की जो मेडिकल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा था? मैं उस बातचीत से दूर रहूंगा। उसकी आवाज में खतरा था। तुम दुश्मन बना रहे हो बूढ़े आदमी। खतरनाक दुश्मन। मेरे पास पहले से ही दुश्मन थे। मुझे बस यह नहीं पता था कि वे मेरे घर में रह रहे थे। मैंने फोन काट दिया, रिकॉर्डिंग रोक दी, उसे क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित किया, एन्क्रिप्टेड फोल्डर में रखा, और दोनों नंबरों को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उनके संपर्क जानकारी और कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूला, ताकि रेचेल के लिए सबूत मिल सके। मैंने मिनी बार से पानी भरा, हाथ स्थिर रखते हुए खिड़की के पास बैठा जो जयपुर के दृश्य को देख रहा था।
मैंने दिवाली की शाम की हलचल देखी और सोचा कि यह सब कैसे हुआ। कोई पछतावा नहीं, सिर्फ गंभीर संतोष। मैंने रेचेल को संदेश भेजा। उन्हें पता है, प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। प्रिया पागल हो रही थी, समीर धमकी दे रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड किया। अब आगे क्या? उसकी प्रतिक्रिया तेजी से आई। जहां हो वहीं रहो और आगे मत बढ़ो। मैं उनकी किसी भी कानूनी कार्रवाई को संभाल लूंगी। 2 घंटे बीत गए। मैंने अपने लैपटॉप पर फाइलें व्यवस्थित की, समय रेखा बनाना शुरू किया। हर बातचीत, हर बैठक, हर सबूत जो मेरी सक्षम होने का प्रमाण देता था, प्रिया के दावों के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा था। शाम के 4 बजे रेचल का फोन आया। रघु, प्रिया ने तुरंत याचिका दायर की है। उनका दावा है कि तुम मानसिक रूप से असमर्थ हो। बिक्री धोखाधड़ी थी। वह लेन देन को पलटने के लिए तत्काल रोक लगाने की मांग कर रही है। मुझे इसकी उम्मीद थी। हम तैयार थे। मैंने अपने लैपटॉप को खोला, उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। हमारे पास क्या है? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, रिकॉर्डिंग, उसकी अभिभावकता की साजिश का सबूत। उसकी आवाज गंभीर लेकिन आत्मविश्वासी थी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वह शिकार बनी हुई है। सुंदर बेटी जो अपने उलझन में पड़े पिता की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। कुछ न्यायाधीश इस नैरेटिव पर प्रतिक्रिया करते हैं। फिर हम उन्हें सच दिखाएंगे। उस अभिभावकता की याचिका जो वह दायर करने जा रही थी, नकली मेडिकल रिकॉर्ड, 2 साल का मुफ्त निवास, जबकि वह सब कुछ चुराने की योजना बना रही थी। यह कोई सुंदर बेटी नहीं है, यह एक ठग है। बिल्कुल यही मैं तर्क करने की योजना बना रहा हूं। लेकिन रघु, यह पहले बदतर होगा। वह अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। लोग जब कोने में होते हैं तो नियर डिसेस्परेट कदम उठाते हैं। उसे कोशिश करने दो। मैं किसी का शिकार बनने के लिए तैयार नहीं हूं। जब सूर्यास्त हो रहा था, मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने संकोच किया, फिर उत्तर दिया। प्रिया की आवाज अब पूरी तरह से अलग थी। कोई आंसू नहीं, कोई पागलपन नहीं, सिर्फ विष। क्या तुम समझते हो कि तुम चालाक हो? क्या तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया है? मैं साबित करूंगी कि तुम असमर्थ हो। मैं साबित करूंगी कि तुम मैनिपुलेटेड हो गए थे, और जब मैं ऐसा करूंगी तो सब कुछ तुम्हारी संपत्ति को लौट जाएगा, जिसे मैं तुम्हारी अभिभावक के रूप में नियंत्रित करूंगी। तुमने केवल अनिवार्य को टाला है, बूढ़े आदमी, और अपने लिए स्थिति को और भी खराब कर लिया। कोर्ट में मिलेंगे प्रिया, तुम इस पर पछताओगी, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैंने फोन काट दिया, अनजान नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके शब्द मेरे शांत होटल के कमरे में गूंजते रहे। जयपुर की रात ने अपनी बाहें फैलाईं। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा, शहर की बत्तियां जलती देख रहा था। मेरा फोन मेज पर चुप था। सभी दुश्मन नंबर ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन मुझे पता था कि वे बाहर योजना बना रहे थे। प्रिया अपनी आपातकालीन याचिका के साथ, समीर अपनी धमकियों के साथ। मैंने अपने लैपटॉप को खोला, पिछले 10 दिनों की विस्तृत कहानी लिखना शुरू किया। हर बातचीत, हर दस्तावेज, हर कदम जो उन्होंने उठाया, हर कदम जो मैंने उठाया। रेचेल को सोमवार के लिए गोला बारूद की जरूरत थी। मैंने लगातार विधिपूर्वक टाइप किया। 2 घंटे बीते। 3 रात 9 बजे रेचेल से ईमेल आया। खोजी दस्तावेज संलग्न थे। प्रिया की याचिका का दावा है कि तुमने भ्रम, स्मृति हानि और वित्तीय मामलों को संभालने में असमर्थता दिखाई है पिछले 6 महीनों से। उसके पास गवाहों के बयान हैं, समीर स्वाभाविक रूप से, और कोई डॉक्टर फर्नांडीस नामक व्यक्ति। मैंने झूठ पढ़ा, हर एक पिछले से ज्यादा निर्लज्ज। मैंने जवाब दिया, मेरे पास इसके विपरीत सबूत हैं, और यह साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग है कि डॉक्टर फर्नांडीस ने मुझे कभी नहीं जांचा। सोमवार के लिए अपनी रणनीति मुझे भेजो। मैंने टाइप करना जारी रखा। बाहर दिवाली की रात थी, शहर के चारों ओर लिपटी हुई। परिवार डिनर खत्म कर रहे थे, फुटबॉल देख रहे थे, आभार साझा कर रहे थे। मैंने अपनी सच्चाई को अंधेरे में टाइप किया। असली लड़ाई सोमवार से शुरू होती थी, लेकिन आज रात मैंने अपनी तैयारी की। दिसंबर ने ग्रे आसमान और ठंडी सच्चाइयां मिलाई। मैं अपने होटल के कमरे में बैठा था, जिसे अब महीने की दर पर बढ़ा दिया गया था। रेचेल के नवीनतम ईमेल की समीक्षा कर रहा था।
सोमवार की सुनवाई अच्छी रही। जज हेमराज ने प्रिया की आपातकालीन याचिका को खारिज कर दिया और मानसिक असमर्थता का कोई तत्काल सबूत नहीं पाया। लेकिन प्रिया खत्म नहीं हुई। उसने मार्कस वेंकट नामक एक वकील को नियुक्त किया जो आक्रामक रणनीतियों और संदिग्ध नैतिकता के लिए जाना जाता था। रिचेल के ईमेल में उनकी नई रणनीति का विवरण था। वे पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं, कोर्ट द्वारा आदेशित। उनका दावा है कि तुम्हारा व्यवहार, अचानक घर बेचना और दिवाली पर गायब होना मानसिक गिरावट को दर्शाता है। जज हेमराज ने मूल्यांकन की अनुमति दी है। तुम्हारा शेड्यूल 15 जनवरी को है। मैंने दिसंबर का महीना तैयारी में बिताया। 3 स्वतंत्र मनोचिकित्सकों से मिले, संज्ञानात्मक परीक्षण, स्मृति मूल्यांकन, व्यक्तित्व सूची को पूरा किया। प्रत्येक ने मेरी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से सही बताया। कोई डिमेंशिया नहीं, कोई हानि नहीं। रेचेल ने दस्तावेजों को एकत्रित किया, हमारी किलेबंदी तैयार कर रही थी। इस बीच मार्कस वेंकट ने स्थिति को बढ़ा दिया। एक याचिका दायर की जो दावा करती है कि मैंने परिवार की धरोहर एमी की ज्वेलरी चुराई है और पुलिस जांच की मांग की। मंगलवार की सुबह डिटेक्टिव कार्तिक ने मुझे फोन किया। सर, हमें परिवार के घर से कीमती सामान की चोरी की संभावित रिपोर्ट मिली है। उस दोपहर मैंने उसे थाने में मिलने के लिए बुलाया, सबूत लाया। एमी को 1980 के दशक में ज्वेलरी पहनते हुए तस्वीरें, शादी के उपहार जो मैंने खरीदे थे, मेरे नाम पर बीमा पॉलिसी, 1985 में खर्च किए गए $8,000 की रसीदें। वसीयत में दिखाया गया कि ये वस्तुएं मुझे दी गई थीं। कार्तिक ने सब कुछ देखा, अपनी नोटबुक बंद की। सर, ये काफी विस्तृत है। वह चोरी का दावा क्यों कर रही है? क्योंकि वह डेस्परेट है। अभिभावकता की स्कीम विफल हो गई है, घर चला गया है। अब वह आपराधिक आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। यह काम नहीं करेगा। केस 48 घंटे के भीतर बंद हो जाएगा। कोई चोरी नहीं हुई। 15 जनवरी की सुबह ठंडी और साफ थी। मैं अदालत में उपस्थित हुआ। जयपुर की अदालत में मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए आदेश दिया गया था। डॉ सारा मिशेल, अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ, ने एक निर्जन परीक्षण कक्ष में 6 घंटे का मूल्यांकन किया। रघु शर्मा, आपकी बेटी का दावा है कि आपने बिना सोच विचार के अपना घर बेच दिया। मुझे अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। मैंने एक इंजीनियर की सटीकता के साथ जवाब दिया। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। 17 नवंबर को मैंने अपनी बेटी और दामाद को यह योजना बनाते हुए पाया कि वे मुझे धोखाधड़ी वाले चिकित्सा दस्तावेजों के माध्यम से अक्षम घोषित करवाना चाहते हैं। मैंने अपने कानूनी अधिकारों की पुष्टि की, एक वकील से सलाह ली और अपनी संपत्ति की वैध बिक्री की। यह भ्रम नहीं है, यह आत्मरक्षा है। आपने उनकी जानकारी के बिना बातचीत रिकॉर्ड की। कुछ लोग इसे पैरानॉइड व्यवहार कह सकते हैं। मैं इसे सबूत इकट्ठा करना कहता हूं। जब कोई आपको आपके अधिकारों से वंचित करने की साजिश करता है तो दस्तावेजीकरण कोई पैरानॉय नहीं बल्कि आवश्यकता होती है। मैंने जो भी रिकॉर्डिंग की वह एरिजोना के एक पार्टी सहमति कानून के तहत कानूनी थी। उसने नोट्स बनाए। और आपको इतना खतरा महसूस हुआ कि आपने अपना घर स्थायी रूप से छोड़ दिया। मैंने उनके हथियार को हटाने के लिए ऐसा किया। घर उनका लक्ष्य था, मैंने उसे हटा दिया। 22 जनवरी, डॉ मिशेल की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। मैं रेबेका के साथ उसके कार्यालय में बैठा जब उसने पढ़ना शुरू किया। विषय उम्र के लिए उत्कृष्ट संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली प्रदर्शित करता है। हाल की क्रियाएं, संपत्ति बेचना, स्थानांतरण स्पष्ट, तार्किक योजना दिखाते हैं। डिमेंशिया, भ्रम या विकृति का कोई सबूत नहीं। विषय का निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से सुरक्षित है। रेबिका ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए। रघु, यह पूर्ण न्याय है। मिशेल की रिपोर्ट उनके मामले को नष्ट कर देती है। जज हेज इसे खारिज कर देंगे, कोई संदेह नहीं। अच्छा, अब हम अपनी काउंटर दायर करते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 वर्षों के लिए घर में बिना किराए के रहने की क्षति मिले। मैं मानहानि, झूठी पुलिस रिपोर्ट और भावनात्मक तनाव के लिए मुआवजा चाहता हूं। वह हिचकी। यह आक्रामक है।
क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? मैंने उसे काट दिया। उन्होंने मेरी जिंदगी चुराने की कोशिश की। अब उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। सच में सुनवाई जल्दी ही आई। जज हेज अपनी मेज के पीछे बैठे स्पष्ट असंतोष के साथ निर्णय पढ़ रहे थे। डॉ मिशेल की व्यापक मूल्यांकन की समीक्षा के बाद यह अदालत मानसिक अक्षमता का कोई सबूत नहीं पाती। श्री शर्मा की क्रियाएं यद्यपि असामान्य हो सकती हैं, लेकिन यह महसूस किए गए खतरों के प्रति तार्किक प्रतिक्रियाएं थीं। याचिकाकर्ता की याचिका अस्वीकृत की जाती है। मामला समाप्त। मार्कस वेब खड़ा हुआ। आपके सम्मान, हम अनुरोध करते हैं। जज हेज ने अपना हाथ उठाया। श्री वेब, आपके ग्राहक ने बिना आधार के आरोपों के साथ इस अदालत का समय बर्बाद किया है। शुक्र है कि मैं उसे तुच्छ मुकदमे के लिए दंडित नहीं कर रहा हूं। हम यहां खत्म करते हैं। हॉलवे में रेबेका ने अपनी ब्रीफकेस खोली, मुझे प्रिया की संभावित अगली चाल दिखाई, मुकदमा। यह दावा करते हुए कि मैंने खुद को वित्तीय रूप से शोषित किया। रचनात्मक कानूनी सिद्धांत। मैंने कड़वे ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा, उसे नहीं पता कि कब रुकना है। लोग अक्सर तब नहीं रुकते जब वे सब कुछ खो रहे होते हैं। मैंने अपना फोन निकाला, 17 नवंबर की रिकॉर्डिंग चलाई। प्रिया की आवाज। बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं समझता। रेबेका ने सुना, उसका चेहरा कठोर हो गया। यह धोखाधड़ी की साजिश है। हम आपराधिक संदर्भ दाखिल कर सकते हैं। ऐसा करें। अब कोई रक्षा नहीं, केवल आक्रमण। मैं अदालत से बाहर जनवरी की ठंड में निकला। जज का खारिज करना विजय जैसा महसूस होना चाहिए था। इसके बजाय यह एक अंतराल जैसा महसूस हुआ। मेरा फोन बजा। अज्ञात नंबर। श्री शर्मा, मैं अधिकारी लिंडा मार्टिनेज, फीनिक्स पुलिस विभाग से बोल रही हूं। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आपने प्रिया थॉम्पसन को धमकी भरे कॉल किए हैं। उसने रोकथाम आदेश के लिए आवेदन किया है। हमें आपसे पूछताछ के लिए थाने आने की आवश्यकता है। मैं चलना रोक दिया, अदालत के कदमों पर खड़ा हो गया। अधिकारी, मैंने थैंक्सगिविंग के बाद से प्रिया से संपर्क नहीं किया है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। फोन रिकॉर्ड, गवाहों के बयान। फिर भी हमें आज अगर संभव हो तो आपको आना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिया केवल डेस्परेट नहीं थी, वह सब कुछ जलाने पर तुली हुई थी। हर कानूनी रास्ता बंद, तो अब झूठी पुलिस रिपोर्ट, रोकथाम आदेश, निर्मित सबूत। मैंने रेबेका को टेक्स्ट किया। उन्होंने झूठा उत्पीड़न का दावा किया। पुलिस को बयान चाहिए। उसका जवाब तुरंत आया, अकेले मत जाओ, मैं 30 मिनट में वहां मिलूंगी। और रघु, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का समय है। मैंने उस संदेश को देखा, उन्हें नष्ट करने का समय। हां, यही था। अधिकारी मार्टिनेज ने हमें साक्षात्कार कक्ष में ले जाया। निर्जन सफेद दीवारें, धातु की मेज, रिकॉर्डिंग उपकरण। रेबेका ने अपनी ब्रीफकेस को जानबूझकर शांति से रखा। मैं मार्टिनेज के सामने बैठा, हाथ मोड़कर। श्री शर्मा, मार्टिनेज ने शुरू किया, प्रिया थॉम्पसन का दावा है कि आपने पिछले 2 हफ्तों में उसे 17 बार कॉल किया, धमकी भरे वॉइसमेल छोड़े। वह आपातकालीन रोकथाम आदेश की मांग कर रही है। रेबेका ने टेबल पर कागज खिसकाते हुए मुझे बोलने से पहले कहा, अधिकारी, यहां श्री शर्मा के AT&T के फोन रिकॉर्ड हैं। नवंबर 27 के बाद से प्रिया थॉम्पसन या ब्रायन थॉम्पसन को 0 कॉल, 0 टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं। मार्टिनेज ने रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। पेशेवर संदेह से नौकरशाही चिढ़। कोई उसका समय बर्बाद कर रहा था। मिस थॉम्पसन ने 17 कॉल का दावा किया। ये रिकॉर्ड 0 दिखाते हैं। उसने हमें विशेष तिथियां दी, 8, 9, 12 जनवरी। आपके फोन ने एक बार भी उसके नंबर से संपर्क नहीं किया। रेबेका की आवाज पेशेवर बर्फ थी, क्योंकि उनके दावे बनाए गए हैं। यह तो मेरे ग्राहक के खिलाफ तीसरा झूठा आरोप है। चोरी, उत्पीड़न और पहले मानसिक अक्षमता। यहां एक पैटर्न है। मार्टिनेज ने मेरी ओर देखा। श्री शर्मा, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और रिकॉर्ड के लिए, मुझे नफरत है जब लोग विभाग के संसाधनों को व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए बर्बाद करते हैं। जांच कुछ घंटों में ही गिर गई। होटल सुरक्षा फुटेज ने दिखाया कि मैंने कथित धमकी भरे दौरे के दौरान फीनिक्स नहीं छोड़ा।
होटल के प्रबंधक ने मेरी उपस्थिति की पुष्टि की। मार्टिनेज ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया, शिकायतकर्ता के आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं, कोई आरोप नहीं लगाने की सिफारिश की। रेबेका ने अदालत के रिकॉर्ड के लिए एक प्रति मांगी। द्वेषपूर्ण मुकदमे का सबूत। 1 फरवरी को रेबेका ने जयपुर की उच्च न्यायालय में मेरी काउंटर दायर की। मानहानि और भावनात्मक तनाव के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा, 48,000 रुपये 2 वर्षों के लिए बिना किराए के रहने के लिए, बाजार दर 2,000 प्रतिमाह। जब ब्रायन को सम्मन मिला तो वह घबरा गया। उसने सीधे मुझसे संपर्क किया, वकीलों को बायपास करते हुए। रघु, चलो थोड़ा समझदारी से बात करते हैं। हम दोनों ने गलतियां की हैं। तुमने संपत्ति बेच दी, ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन यह मुकदमा, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे। 20,000 यही तो हमारे पास है, इसे ले लो और इसे खत्म करो। मैंने कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। तुम्हारे पास सब कुछ है। ये दिलचस्प है समीर, क्योंकि 2 महीने पहले तुमने सोचा था कि तुम्हारे पास 680,000 होंगे। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जिंदगी। अब तुम मुझे 20,000 दे रहे हो, जैसे ये कोई एहसान हो। हम गलत थे, ठीक है? क्या यही तुम सुनना चाहते हो? हम गलत थे। नहीं, मैं तो वही चाहता हूं जो मुझे मिल रहा है, न्याय। फिर अदालत में मिलते हैं। 15 मार्च सुनवाई। जज शारोन मॉरिसन ने उस सबूत की समीक्षा की जो मैंने महीनों से इकट्ठा किया था। 2 साल की योजना का टाइमलाइन पोस्टर पर। दस्तावेज जो फर्जीवाड़ा साबित करते हैं, रिकॉर्डिंग जो पूर्व नियोजित योजना को दर्शाते हैं, मनोवैज्ञानिक रिपोर्टें जो मेरी क्षमता को प्रमाणित करती हैं। श्री शर्मा, मैंने आपके सबूतों की समीक्षा की है। जज मॉरिसन ने कहा, 2 साल तक मुफ्त आवास प्राप्त करना और फिर आपको संपत्ति से धोखा देने की योजना बनाना, फर्जी चिकित्सा दस्तावेज, झूठी पुलिस रिपोर्ट। यह अदालत प्रतिवादियों के आचरण को गंभीर मानती है। मार्कस वेब ने बचाव की कोशिश की। आपके सम्मान, मेरे ग्राहक श्री शर्मा की भलाई के बारे में चिंतित थे। जज मॉरिसन ने उन्हें रोक दिया। वकील, आपके ग्राहक ने डॉक्टर के हस्ताक्षर को जाली बनाया। यह चिंता नहीं है, यह धोखाधड़ी है, संभवतः आपराधिक धोखाधड़ी। रेबेका ने हमारा मामला व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। आपके सम्मान, प्रतिवादियों ने श्री शर्मा की उदारता का फायदा उठाया, बिना किराए के रहे, बाजार मूल्य 2,000 मासिक, 24 महीने, 48,000। फिर धोखाधड़ी के माध्यम से उनकी मुख्य संपत्ति चुराने की कोशिश की। हम मुआवजे के साथ साथ नुकसान की मांग कर रहे हैं। मुआवजा स्पष्ट रूप से उचित है। श्री शर्मा, आपने 2 साल तक आवास, उपयोगिताएं, समर्थन प्रदान किया। मैं खड़ा हुआ, स्पष्ट आवाज में। हां, आपके सम्मान, क्योंकि प्रिया मेरी बेटी है। मैंने सोचा मैं परिवार की मदद कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं चोरों को आश्रय दे रहा हूं। जज मॉरिसन ने फैसला सुनाया। विवाद के पक्ष में निर्णय रघु शर्मा। प्रतिवादियों प्रिया और समीर थॉम्पसन संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। 28,000 बकाया। किराया 50,000, भावनात्मक तनाव का मुआवजा, कुल 78,000। इसके अतिरिक्त मैं जाली चिकित्सा दस्तावेजों को आपराधिक जांच के लिए जिला अटॉर्नी को भेज रहा हूं। अदालत समाप्त। प्रिया कांपती हुई खड़ी थी। आपके सम्मान हम नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। तो आप भुगतान योजना बनाएंगे या वसूली का सामना करेंगे? धोखाधड़ी करने से पहले आपको इस पर विचार करना चाहिए था। अगला मामला। अदालत के हॉलवे में रेबेका और मैं खिड़की के पास खड़े थे। कांच के पार प्रिया और समीर बहस कर रहे थे, चुपचाप दीवार के पीछे, लेकिन उनके शरीर की भाषा चिल्ला रही थी। समीर हाथों से इशारे कर रहा था। प्रिया रो रही थी। मार्कस वेब उनसे मुंह मोड़ रहा था। वे दिवालियां हो जाएंगे, रेबेका ने कहा। तुम 68,000 नहीं देखोगे। मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे उन्हें पूरी तरह से हारते हुए देखना था, और उन्होंने ऐसा किया। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा। तुम जानते हो कि यह उन्हें नष्ट करता है, उनका क्रेडिट, उनकी प्रतिष्ठा, शायद उनका विवाह भी। मैंने कांच के पार प्रिया को देखा। उन्होंने पहले मुझे नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने यह चुपचाप मुस्कुराते हुए और चिकित्सा फॉर्म के साथ किया।
मैंने यह कानूनी रूप से खुले अदालत में किया। फर्क यह है कि मैं जीता। बाहर मार्च की हवा ने सर्दियों के आखिरी निशान ले ली। मैं उन कदमों पर खड़ा था जहां महीनों पहले मैंने झूठे उत्पीड़न के आरोपों के बारे में वे कॉल प्राप्त की थी। अब निर्णय हाथ में। 68,000 प्रिया और समीर के पास नहीं थे। रेबेका ने मेरे हाथ को छुआ। तुम पूरी तरह से जीत गए, लेकिन रघु, वे आपके लिए समस्या बनना जारी रखेंगे। दिवालियापन की प्रक्रिया, धोखाधड़ी के लिए संभावित आपराधिक आरोप, वे सालों तक इस प्रणाली में रहेंगे। मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। अज्ञात नंबर से टेक्स्ट, फोटो अटैचमेंट। प्रिया और समीर का घर, यार्ड में बिक्री का बोर्ड, नीचे संदेश। अपना घर खो दिया, सब कुछ खो दिया। आशा है तुम खुश हो। यह खत्म नहीं हुआ। मैंने रेबेका को दिखाया। उसने माथा सिकोड़ लिया। ये एक धमकी की तरह लगता है। हमें चाहिए। मैंने संदेश हटा दिया। उन्हें धमकी देने दो, उन्हें संघर्ष करने दो। उनके पास मुझे चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं स्वतंत्र हूं। वे दफन हैं, यही काफी है। मैं अदालत के कदमों से नीचे उतरने लगा। मेरे पीछे रेबेका ने बुलाया। तुम कहां जा रहे हो? मैंने पलटा नहीं। सेडोना में एक घर खोजने, शायद कहीं शांत, जहां लोग झूठ नहीं बोलते, मुस्कुराते हुए। मैं नीचे के कदम पर पहुंचा, चलते रहा। युद्ध जीत लिया गया। अब कुछ नया बनाने का समय था। अप्रैल ने क्रूर स्पष्टता के साथ दस्तक दी। मैं अपने सेडोना के किराए के घर में बैठा, साधारण एक बेडरूम, पहाड़ी का दृश्य, अस्थायी आश्रय, जबकि मैं स्थायी घर की खोज कर रहा था। रेबेका द्वारा प्रेषित दिवालियापन की फाइलिंग पढ़ रहा था, प्रिया और समीर के खिलाफ। अध्याय 7। कुल देनदारियां 340,000, संपत्तियां लगभग कुछ नहीं। 78,000 का निर्णय उनके कर्ज के ढेर पर जैसे खंडहरों पर एक ताज था। रेबेका का ईमेल, वे अधिकांश को समाप्त कर देंगे। आप डॉलर पर 10 पैसे की वसूली कर सकते हैं, शायद कम। क्या आप फाइलिंग का विरोध करना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, उन्हें डूबने दो। पैसे कभी मुद्दा नहीं थे। मध्य अप्रैल में रेबेका से एक और अपडेट आया। प्रिया का नियोक्ता, बीमा कंपनी, ने उसे बर्खास्त कर दिया। अदालत के रिकॉर्ड सार्वजनिक हो गए। कंपनी की नीति धोखाधड़ी की जांच में शामिल कर्मचारियों को रोकती है, यहां तक कि नागरिक मामलों में भी। प्रिया ने बेरोजगारी के लिए आवेदन किया, अस्वीकृत। बर्खास्तगी का कारण था, मई की शुरुआत में समीर का परामर्श व्यवसाय ध्वस्त हो गया। ग्राहकों ने सार्वजनिक रिकॉर्ड खोज के माध्यम से उसके अदालत के इतिहास का पता लगाया, अनुबंध रद्द कर दिए। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल अवसरों की तलाश में दिखा, जो बेरोजगारी का संकेत था। रेबेका के अन्वेषक ने रिपोर्ट किया कि वे अपार्टमेंट के किराए में 3 महीने पीछे थे। देर मई में मुझे दिवालियापन ट्रस्टी से पहली भुगतान मिली, 300 बंडायरा $18। उनके शेष संपत्तियों की आंशिक लिक्विडेशन। चेक की मेमो लाइन पड़ी, ग्रे बनाम थॉम्पसन। आंशिक वितरण। मैंने इसे फ्रेम किया, अपने अपार्टमेंट में लटकाया। पैसे के लिए नहीं, प्रमाण के लिए। जून में तलाक के कागजात आए। रेबेका ने प्रिया के वकील का ईमेल भेजा। वित्तीय तनाव और आपसी आरोपों से संबंध नष्ट हो गया। प्रिया ने दावा किया कि समीर ने उसे संरक्षकता योजना में मजबूर किया। समीर ने दावा किया कि प्रिया ने पूरी योजना शुरू की। आपका क्या ख्याल है? रेबेका ने फोन पर पूछा। मुझे लगता है कि दोनों ही झूठे एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पकड़े गए। जुलाई के मध्य में दिवालियापन की अंतिम मुक्ति मिली। मेरा निर्णय 86 वसूली योग्य नहीं था। संपत्ति के निपटान से कुल $3,800 की वसूली हुई। प्रिया की आवाज में निराशा थी। बस यही देखोगे? उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल, यही तो हमेशा से लक्ष्य था, उन्हें कुछ भी ना छोड़ना। मैंने अपने लैपटॉप पर परिणाम नामक एक फोल्डर बनाया। प्रिया द्वारा भेजे गए हर दस्तावेज को सहेजा। समाप्ति पत्र, दिवालियापन की फाइलिंग, तलाक की याचिका, भुगतान रसीदें, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि एक इंजीनियर की आवश्यकता से कि मैं उस समुचित ढांचे का पूरा दस्तावेजीकरण कर सकूं जिसे मैंने बनाया था। मई की शुरुआत में, जब मैं जयपुर में कुछ काम से था,
मैंने उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास से गाड़ी चलाई, उनकी पुरानी होंडा कार देखी। समीर की ट्रक शायद पुनः प्राप्त कर ली गई थी और उनके यूनिट पर किराए के लिए का बोर्ड लगा हुआ था। उन्हें बेदखल कर दिया गया था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जून के अंत में मुझे एक लिफाफा मिला जो मेरे जयपुर के होटल से फॉरवर्ड किया गया था। प्रिया के हस्ताक्षर, एक हैंड रिटन पत्र, आंसुओं में सने पन्ने, माफी मांगते हुए। समीर ने उसे मैनिपुलेट किया था। क्या मैं किराए में मदद कर सकता हूं? मैंने इसे एक बार पढ़ा, इसे अपने श्रेडर में डाल दिया और टुकड़ों को कचरे में गिरते हुए देखा। मैंने जुलाई में घर की तलाश शुरू की। मैंने 5 संपत्तियों का दौरा किया, छोटे प्रभावी घरों पर ध्यान केंद्रित किया। मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं, उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं जो खुद को परिवार कहते हैं लेकिन शिकारी की तरह व्यवहार करते हैं। हर बार जब दिवालियापन का भुगतान आता था, 3 कुल अप्रैल, मई, जुलाई में, मैंने समकक्ष राशि बुजुर्गों के दुरुपयोग रोकथाम चैरिटी को दान की। 387 हुआ 350, 892 हुआ 900, उनके कर्ज को दूसरों के लिए सुरक्षा में बदलते हुए। जुलाई के मध्य में प्रिया ने एक अपडेट के लिए कॉल की। समीर का वकील कहता है कि आपकी प्रतिशोधी मुकदमा ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। वह कहता है कि आप 20,000 का समझौता स्वीकार कर सकते थे। वह संकेत करता है कि आप यहां खलनायक हैं। मैंने ईमेल के जरिए जवाब दिया, प्रतिशोधी। मैंने विधिक प्रणाली का उपयोग ठीक उसी तरह किया जैसे इसे धोखाधड़ी के समाधान के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया जब उन्होंने डॉक्टर के हस्ताक्षर को जाली बनाया। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि परिणाम हों। जून के अंत में प्रिया ने एक वॉइस मेल छोड़ी। मैंने सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। पापा, मैं हूं। मुझे पता है कि आप बात नहीं करना चाहते लेकिन हमें बेदखल किया जा रहा है। समीर चला गया। उसने हमारे पास जितना भी पैसा था ले लिया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे खेद है, मैं बहुत खेदित हूं। अगर आप बस कुछ हजार उधार दे सकें तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूं, कृपया। संदेश सॉबिंग में समाप्त हुआ। मैंने इसे हटा दिया। आप मेरी बेटी तब बंद हो गईं जब आपने मुझे बूढ़ा कहा और मुझे कैद करने की साजिश की। कार्यों के परिणाम होते हैं, आपने मुझे यह सिखाया। प्रिया का अंतिम अपडेट जुलाई में आया। दिवालियापन की मुक्ति अंतिम है। प्रिया ने अपनी कार रखी। 15 साल पुरानी कैमरी केवल छूट प्राप्त संपत्ति। समीर ने कुछ भी नहीं रखा। वे आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा हैं। वह टक्सन चली गई, टारगेट में खुदरा में काम कर रही है। वह कैलिफोर्निया में अपने भाई के साथ रह रहा है। अलग अलग शहर, अलग अलग जीवन, अलग अलग असफलताएं। आप संतुष्ट लगते हैं। मैं समाप्त लग रहा हूं। इसमें एक अंतर है। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। प्रिया एक नए फोन से। पापा, मैं देख रही हूं कि आप सेडोना में हैं। मैंने संपत्ति के रिकॉर्ड देखे। क्या आप घर खरीद रहे हैं? सब कुछ के बाद आपको एक नई शुरुआत मिल रही है और मैं खुदरा में काम कर रही हूं, एक स्टूडियो में रह रही हूं, कर्ज में डूबी हुई, जो सालों तक मिटने वाली नहीं है। ये कैसा न्याय है? मैंने इसे 2 बार पढ़ा, जवाब लिखने के लिए टाइप किया, रुक गया, ड्राफ्ट को हटा दिया, नंबर को ब्लॉक कर दिया। न्याय, उसे न्याय की चर्चा करनी थी। न्याय था 40 साल तक प्रदान करना। न्याय था अपने घर को 2 साल तक खोलना। न्याय था अपनी बेटी पर भरोसा करना। उसने मेरे मृत्यु या अक्षमता पर दांव लगाया। अब वह परिणामों के साथ जी रही है। यह अन्याय नहीं था, यह गणित था। जुलाई के अंत में एक शाम मैं अपने किराए के छोटे बालकनी पर बैठा सूर्यास्त को सेडोना के लाल चट्टानों में अद्भुत रंगों में रंगते हुए देख रहा था। मेरे फोन में 3 ब्लॉक नंबर दिखे। प्रिया मुझे पहुंचने के लिए अलग अलग फोन से प्रयास कर रही थी। हर ब्लॉक एक दरवाजा बंद करने की तरह था। अंतिम दरवाजा, स्थायी। मेरे लैपटॉप पर एक संपत्ति की लिस्टिंग थी। 2 बेडरूम का घर, वेस्ट सेडोना, $320,000। पहाड़ी के दृश्य, 1/4 एकड़ का प्लॉट, छोटा, प्रबंधनीय। मेरा। रियल्टर का ईमेल जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। मालिक ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। एस्क्रो कल खुलता है। आपके नए घर पर बधाई। मेरा अंगूठा उत्तर पर रुक गया। कल मैं कागजी कार्रवाई शुरू करूंगा। कल नया आधार, लेकिन आज रात
मैं इस क्षण के साथ बैठना चाहता था, विनाश और सृजन के बीच का स्थान। मेरे फोन ने फिर से वाइब्रेट किया। वही ब्लॉक नंबर पैटर्न। प्रिया का आज चौथा प्रयास। मैंने देखा भी नहीं, बस थंडर माउंटेन के पीछे सूर्य को अस्त होते देखा। मेरे पीछे मेरे लैपटॉप ने एक नई ईमेल की धुन बजाई। विषय: अंतिम दिवालियापन वितरण 14 से यह सौदा हूं। मैंने मुस्कुराया। वे मुझे पैसे भेज रहे थे जो उनके पास नहीं थे, कर्ज चुका रहे थे जो वे वहन नहीं कर सकते थे, उन परिणामों में डूबते हुए जो उन्होंने खुद बनाए थे, और मैं अकेले पहाड़ों में एक घर खरीद रहा था, बिल्कुल जैसा कि योजना बनाई गई थी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अलग पैटर्न। रेबेका। मैंने उत्तर दिया। रघु, मेरे पास खबर है। डीए का कार्यालय। वे आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सा जालसाजी के लिए आपराधिक आरोप। समीर पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए। मैंने काले होते आसमान को देखा। अभी भी परिणाम अभी भी खुल रहे थे। 28 अगस्त को मैं अपने नए लिविंग रूम में खड़ा था, खाली सिवाय बक्सों और खिड़कियों से रोशनी जो लाल चट्टानों के दृश्य को नंगा दीवारों पर चित्रित कर रही थी। बंद होने के 2 दिन बाद 2 दिन एयर मैट्रेस पर सोने, टेकआउट खाने, जीवन की आवश्यकताओं को अनपैक करने के बाद जो नींव से फिर से बनाई गई थी। मेरा फोन खिड़की की सिल पर रखा था। एक बार के लिए चुप। इस सुबह कोई ब्लॉक नंबर नहीं, प्रिया के निराश प्रयास नहीं। शायद उसने अंततः स्थायी दूरी को स्वीकार कर लिया था। फिर यह वाइब्रेट हुआ। मैंने इसे उठाया। रेबेका के अंतिम एस्क्रो दस्तावेजों की अपेक्षा की, इसके बजाय वेल्स फार्गो से अधिसूचना। वायर ट्रांसफर प्राप्त हुआ 2400 बार प्रिया शर्मा से। नोट: अंतिम भुगतान, कार बेच दी, कृपया मुझे माफ करें। मैंने अधिसूचना पर देखा। कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने पैसे एरिजोना बुजुर्गों के दुरुपयोग रोकथाम में स्थानांतरित कर दिए। एक टेक्स्ट आया, अनजान नंबर से। प्रिया। एक और नया फोन। पापा, मैंने जो कुछ भी था सब भेज दिया है। $2400। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। अब मैं बस से काम जा रही हूं। मैं बस ये चाहती थी कि आप जानें, मुझे खेद है। क्या हम बात कर सकते हैं, कृपया? मैंने इसे पढ़ा, जवाब नहीं दिया, स्क्रीनशॉट लिया, रेबेका को भेजा एक संदेश के साथ। इसका दस्तावेज करें, संपर्क प्रयासों का सबूत। दोपहर में फर्नीचर डिलीवरी आई। साधारण सामान, अच्छी गुणवत्ता, सब कुछ एक व्यक्ति की आराम के लिए चुना गया। मैंने मूवर्स को निर्देश दिया, अपने बेडरूम को सजाया, एक छोटा ऑफिस सेट किया, एक ऐसा स्थान बनाया जो पूरी तरह से मेरा था। कोई मेहमान कमरा नहीं, परिवार के लिए कोई स्थान नहीं, सिर्फ मेरा आश्रय। शाम को मैं पीछे के डेक पर बैठा लाल चट्टानों पर सूरज के डूबने का नजारा देख रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ। प्रिया का एक और टेक्स्ट। मैं देख रही हूं कि आपने मेरा संदेश पढ़ा। मुझे पता है कि आपने पढ़ा। सिर्फ एक बातचीत। मैं सेडोना आऊंगी, कृपया। पापा, मैं आपकी बेटी हूं। मेरी अंगुली ब्लॉक संपर्क बटन पर हवरिंग कर रही थी। मैंने उसे दबाया, फिर फोन सेटिंग्स में जाकर सभी अनजान नंबरों को ब्लॉक कर दिया। व्हाइट लिस्ट बनाई, रेबेका, डॉक्टर, उपयोगिता कंपनियां, ठेकेदार, बाकी सभी को। चुप्पी। फिर मैंने प्रिया का संपर्क पूरी तरह से हटा दिया। नाम चला गया, नंबर चले गए, मिटा दिए गए। मैंने उस सुबह रेबेका को कॉल किया। उसने $2400 भेजे, अपनी गाड़ी बेची, मेमो लाइन में लिखा, कृपया मुझे माफ करें। रेबेका की आवाज नरम थी। रघु, यह एक महत्वपूर्ण बलिदान है। वह खुदरा में काम कर रही है। अब उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। शायद वह काम पर चलकर या बस से जा रही है। शायद वह सच में। मैंने कहा। मैंने उसे काट दिया। सच में खेद है कि वह पकड़ी गई। सच में खेद है कि उसने खोया। लेकिन सच में खेद नहीं है कि उसने कोशिश की। मैं इसे बुजुर्गों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए दान कर रहा हूं। किसी और की रक्षा करने दो। क्या आप सुनिश्चित हैं? ब्रिज बनाने का यह अंतिम मौका है। मैं अब ब्रिज बनाने के व्यवसाय में नहीं हूं। मैं अब दीवारें बनाता हूं, मजबूत दीवारें। फर्नीचर डिलीवरी वाला लड़का खुश था, मेरी सोफे को सेट कर रहा था। अच्छा स्थान है। आप यहां रिटायर हो रहे हैं? परिवार आसपास है? मैंने कुशन को सजाया। रिटायर? हाँ। परिवार नहीं, सिर्फ मैं। अकेला रहना, स्वतंत्रता, है ना?
कोई नहीं जो आपको बताए कि क्या करना है। मैंने हल्का मुस्कुराया। बिल्कुल, कोई नहीं जो मेरा सामान ले जाए। सूर्यास्त के समय मैं अपने डेक पर खड़ा था। मैंने प्रिया का टेक्स्ट खुद से पढ़ा। मैं आपकी बेटी हूं। वर्तमान काल। जैसे कि यह अभी भी सच है। जैसे कि नकली चिकित्सा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, अभिभावकता की योजना बनाना, मेरे जीवन के 2 साल चुराना। जैसे कि इनमें से कोई भी चीज रिश्ते को स्थायी रूप से काट नहीं सकती। मैंने संपर्क हटा दिया। आप मेरी बेटी थीं। भूतकाल। आपने इसे खत्म करने का चुनाव किया। मैं सिर्फ आपके चुनाव का सम्मान कर रहा हूं। उस शाम रेबेका ने कॉल किया। रघु, समीर का आरोप तय हुआ है। 2 मामले, धोखाधड़ी, प्रयास धोखाधड़ी। अगले वसंत में ट्रायल होगा। प्रिया गवाह के रूप में बुलाई जा सकती है। क्या आप उपस्थित होंगे? नहीं, मुझे उसे हथकड़ियों में देखने की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रणाली इसे संभाल रही है। मैं उन्हें दुख सहते हुए और नहीं देखना चाहता। मैं उनकी पीड़ा में दिलचस्पी नहीं रखता, सिर्फ अपनी शांति में। तो क्या यह सच में खत्म हो गया है? क्या आप इस अध्याय को बंद कर रहे हैं? मैंने इसे तब बंद कर दिया जब मैंने उसका अंतिम नंबर ब्लॉक किया। अब मैं सिर्फ उपसंहार जी रहा हूं। मैंने बक्से व्यवस्थित ढंग से खोले। कपड़े अलमारी में, बर्तन रसोई में, एमिली की तस्वीरें अलमारी पर, लेकिन प्रिया की कोई तस्वीर नहीं। मैंने उसे अपने जीवन की कहानी से दृष्टिगत और भावनात्मक रूप से हटा दिया। मेरा होम ऑफिस सेट किया। लैपटॉप डेस्क पर खिड़की के सामने, फाइलें व्यवस्थित, रेबेका का नंबर, स्पीड डायल पर, कानूनी दस्तावेज और फायर प्रूफ सेफ। संरचना बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना, विजय बनाए रखना। मैंने सूर्यास्त में संपत्ति की सीमा का चक्कर लगाया। 1/4 एकड़ की लाल चट्टान की भूमि, पिनियन पाइन, चुप्पी। मेरे कंधों से वजन हल्का होता हुआ महसूस किया। यह पिछले 5 वर्षों में मेरा पहला घर था जो सच में सुरक्षित था। कोई साजिश करने वाले नहीं, कोई शिकारी नहीं, कोई परिवार जो प्यार दिखाते हुए चोरी की योजना बना रहा था। एक अंतिम प्रतीकात्मक कार्य। मैंने फिनिक्स से पुरानी घर की चाबी निकाली जो मैंने नवंबर से अपनी जेब में रखी थी। डेक के किनारे चलकर और उसे नीचे की खाई में फेंक दिया। उसे झाड़ियों और चट्टानों में गायब होते हुए देखा। विश्वासघात के साथ अंतिम शारीरिक संबंध गॉन। मेरा फोन एक अंतिम बार वाइब्रेट हुआ। प्रिया, एक और नंबर से। पापा कृपया, मैं भीख मांग रही हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, न गाड़ी, न बचत, न परिवार। आप ही मेरे पास बचे हैं। एक मौका, यही मैं मांगती हूं। मैंने इसे पढ़ा। खींचाव महसूस किया। पुराना इंस्टिंक्ट, पिता जो बेटी की रक्षा करता है। फिर याद आया 17 नवंबर। उसकी आवाज कह रही, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं समझता। याद आया नकली चिकित्सा दस्तावेज। याद आया 2 साल की झूठ। मैंने इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया, इसके बजाय अपना जवाब टाइप किया। प्रिया को 9 महीने में पहला सीधा संदेश। आपके पास ठीक वही है जो आपने बनाया है, मेरे पास भी। फर्क यह है कि मैंने अपना सच पर बनाया। अलविदा प्रिया। तुरंत भेजा। नंबर ब्लॉक किया। फोन पूरी तरह से बंद कर दिया। डेक पर खड़ा रहा। सांस ली। यह खत्म हो गया था। सूर्य ठंडर माउंटेन के पीछे डूब गया, अपने साथ अंतिम रोशनी ले गया। मैं अपने डेक पर खड़ा था। मेरा डेक, मेरा घर, मेरी जिंदगी। लाल चट्टानों के शिखरों पर तारे उभरते हुए देख रहा था। कहीं टक्सन में प्रिया शायद रो रही थी। कहीं लॉस एंजेल्स में समीर शायद अपने आपराधिक वकील से मिल रहा था। मुझे किसी भी परिदृश्य के बारे में कुछ नहीं महसूस हुआ। न संतोष, न दया, कुछ नहीं। वे अजनबी बन गए थे, महंगे अजनबी, जिन्होंने मुझे विश्वास और परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाया, लेकिन फिर भी अजनबी। मेरा फोन बंद रहा। सुबह तक बंद रहेगा, शायद लंबे समय तक। रसोई में बक्सों को खोलना बाकी था। बेडरूम में तस्वीरें लटकाना बाकी था। ऑफिस में फाइलें व्यवस्थित करना बाकी था। सब कुछ मेरे लिए संभालने के लिए, मेरे लिए बनाने के लिए, मेरे लिए सुरक्षित रखने के लिए। कोई मुझे धोखा देने वाला नहीं, कोई मेरे खिलाफ साजिश करने वाला नहीं, कोई मुझे बूढ़ा आदमी कहने वाला नहीं, जबकि मेरे नाम पर दस्तावेज बनाने वाला। मैंने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया, अलार्म सेट किया। नया सिस्टम, नए कोड। किसी और को पहुंच नहीं थी।
मेरे खाली कमरे के बीचों बीच खड़ा मैं चुप्पी को सुन रहा था, एकदम शांत। कल मैं और डब्बे खोलूंगा। अगले हफ्ते शायद जयपुर की गलियों की खोज करूंगा। अगले महीने लकड़ी का काम सीखने का एक क्लास ले लूंगा। भविष्य सामने फैला हुआ था। सोचने की शक्ति, बनाने की शक्ति, जीने की शक्ति। मैंने इस कहानी की शुरुआत एक शिकार के रूप में की थी और इसे एक आर्किटेक्ट के रूप में खत्म किया। उन्होंने मुझे कागजों और झूठों में दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें परिणामों में दबा दिया और बर्बादी के ऊपर उठ गया। युद्ध खत्म हो चुका था। मैं जीत गया, न केवल इसलिए कि मैंने उन्हें नष्ट किया, बल्कि इसलिए कि मैंने कुछ ऐसा बनाया जिसे वे कभी छू नहीं सकते। एक ऐसा जीवन जिसमें वे नहीं हैं। मैंने बत्तियां बंद कर दी। मेरा घर मेरे चारों ओर समा गया, सुरक्षित, स्थिर, शांत, मेरा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अगली कहानी सुनने के लिए बाईं ओर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।